और अब खबरें विस्तार से। पश्चिमी राजस्थान में अवैध मादक पदार्थों की सप्लाई के लिए पुलिस की सख्ती से बच निकलने के लिए तस्कर नए नए तरीके अपनाते हैं और चकमा देने की कोशिश करते हैं। ऐसा एक मामला बाड़मेर से सामने आया है। तस्करों ने लग्जरी गाड़ी को एम्बुलेंस बनाकर डोडा पोस्ट की सप्लाई करना चाहा। 2 तस्कर दबोच लिए गए। इनामी अपराधी भी कब्जे में आ गया है। 50 लाख का अवैध डोडा पोस्ट बरामद हुआ है पुलिस के पास। पुलिस के हत्थे चढ़ा है। भूपेश आचार्य हमारा संवाददाता बाड़मेर से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ देंगे ज्यादा जानकारी। जी भूपेश, बताइए क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, पुलिस और जो तस्कर है इनका कुछ खेल इस तरीके डाल पात चल रहा है। जैसे जैसे तस्कर अपने नए हथियार और तरीके अपनाते हैं, पुलिस को उतना ही अपना जो सोर्स का सिस्टम है उसको मजबूत किया जाता है। उसी की कामयाबी के चलते आज इनको इस बात की सूचना मिली थी कि एक लग्जरी गाड़ी जिसको इस तरीके से एम्बुलेंस के रूप में बनाया गया था, उसमें अवैध डोडे का परिवहन किया जा रहा था। जैसे ही सूचना मिली, डीएसपी और पुलिस की जो दूसरी टीम थी जिनके पास इनपुट था, उन्होंने उसकी घेराबंदी करके, नाकाबंदी करके इसको रोका। जैसे रोका तो उसकी जब तलाशी की गई तो इसमें डोडा पोस्ट की बरामदगी हुई। अब पुलिस का यही है कि नेटवर्क कहां से चलाया जा रहा था, किसको सप्लाई होनी थी और कहां से लाए थे, और इन्होंने और कहीं पे कुछ सप्लाई अगर ये दे चुके हैं। इन तमाम बातों की जांच पुलिस ने इनको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। तो इनसे पूछताछ जारी है ताकि आगे का जो भी कार्रवाई होगी वो की जा सके। जी शुक्रिया भूपेश आपका तमाम जानकारी के लिए। भूपेश आचार्य हमारे सहयोगी दे रहे थे ज्यादा जानकारी। बढ़ रहे हैं अब आगे, अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राजस्थान प्राइम में बाड़मेर के बाद अब अगली बात जयपुर से आई। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले पर अपडेट की। एसओजी की जांच का दायरा बढ़ रहा है। एसओजी ने पेपर लीक मामले में 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आरोपी हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव और उनका बेटा भरत से लगातार पूछताछ जारी है। एसओजी की ओर से गिरफ्तार किए गए सत्येंद्र सिंह यादव से भी पूछताछ एसओजी कर रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पकड़े गए हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सुरक्षा में भी तैनात थे। हालांकि गहलोत ने साफ कर दिया है कि दोषी पाए जाने पर इन पर कार्रवाई हो। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले की जांच में जुटी एसओजी की गिरफ्त में अब आरोपी कुंदन कुमार पंड्या भी आ गया, जिसका नाम राजकुमार यादव से हुई पूछताछ के बाद आया था। आरोपी राजकुमार यादव ने अपने बेटे भरत यादव के लिए आरपीएससी सदस्य रहे बाबूलाल कटारा से भर्ती परीक्षा का पेपर हासिल किया था। अब अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये पेपर और भी कई जगहों पर गया होगा, लिहाजा भरत से अब बातचीत पूछताछ की जा रही है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोर्ट में पेशी के बाद दोनों आरोपियों को फिलहाल 3 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया। एसओजी ने 3 दिन की रिमांड मांगी थी, कोर्ट ने अप्रूव कर दी है। अब फिलहाल 3 दिन की रिमांड पर ही एसओजी की हिरासत में रहेंगे और इन पर आगे अब बड़ी कार्रवाई के तहत कई अहम खुलासे भी सामने आ सकते हैं, नई जानकारियां मिल सकती हैं। राजधानी जयपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां एसओजी ने कार्रवाई करते हुए 2 अन्य लोगों को भी हिरासत में ले लिया है। तो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की यह कार्रवाई, जिसमें सब इंस्पेक्टर भर्ती में हुए पेपर लीक प्रकरण में अब 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव से हुई पूछताछ के बाद अब कई अहम खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है आरपीएससी के सदस्य रहे बाबूलाल कटारा से इन लोगों ने पेपर हासिल किया था। ऐसे में अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि ये पेपर और भी कई जगहों पर सर्कुलेट किया गया होगा। खबर जयपुर से। उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में पुलिस आयुक्तालय जयपुर में तैनात हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव और उनके बेटे को एसओजी ने गिरफ्तार किया। अब इस पूरे मामले पर अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया आई है, क्योंकि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया वो गहलोत साहब का पूर्व सुरक्षाकर्मी रह चुका है। ऐसे में अशोक गहलोत ने साफ कहा है कि दोषी पाए जाने पर इन पर कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत का सुरक्षाकर्मी ये व्यक्ति रहा है। ऐसे में अब अशोक गहलोत की तरफ से साफ कर दिया गया कि दोषी पाए जाने पर बेहिचक इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए।
उधर कोटा से खबर है, जहां पिपलोदी स्कूल हादसे के बाद सरकार ने एक्शन दिखाया है और अब एक नई नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब स्कूल की जो नई इमारतें बनेंगी उन पर निर्माण तारीख और एक्सपायरी डेट लिखना आवश्यक होगा। झालावाड़ स्कूल भवन हादसे के बाद सरकार ने ये नई चीजें अब इन पर विचार किया और नई नई चीजें अब सरकार लेकर के आ रही है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि काफी अब रोकथाम इस तरह के हादसों पर हो सकेगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर राखी के दिन पहुंचे थे बहनों के बीच राखियां बंधवाने और उसी बीच उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये जानकारी भी साझा की है। तो निर्माण तारीख लिखना अब नए बने स्कूलों पर अनिवार्य होगा। पिपलौदी स्कूल हादसे के बाद सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है, नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। हमने पिपलोदी स्कूल के लिए 1.5 करोड़ रुपए दे दी है। उसका बहुत जल्दी निर्माण होगा और जो जर्जर स्कूल हैं उसमें से 2000 लगभग 1900 कुछ समथिंग है, 2000 के लिए हमने मरम्मत करने के लिए राशि उपलब्ध करवा दी है। अब उससे निर्माण होंगे और आगे से मैंने सरकार अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी भवन बनता है उस पर निर्माण तिथि और अधिकतम अवधि यानी एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चर डेट, इस प्रकार से दवाइयों पर लिखे आते हैं, उसी प्रकार से हम उस बिल्डिंग पर भी लिखेंगे ताकि वो अवधि पूरी होते उसको हम बिल्कुल गिरा दें, डेमोलिश कर दें, नष्ट कर दें, ऐसा हमने कहा है। तो मदन दिलावर को सुन रहे थे आप, उन्होंने साफ कहा कि अब ये नई गाइडलाइंस फॉलो करवाई जानी है। ठीक है। और इसी को लेकर के वो बातचीत भी कर रहे हैं। लगातार गंभीर विषय ये बना हुआ है और इस पर चर्चा भी जारी है। तो पिपलौदी स्कूल हादसे के बाद सरकार एक्शन में नजर आ रही है। अब नई बनने जा रही इमारतों पर निर्माण की तारीख और एक्सपायरी डेट लिखना आवश्यक होगा। ठीक है। ने ये जानकारी मीडिया से साझा की उस वक्त जब वो रक्षाबंधन के दिन बहनों के बीच राखी बंधवाने के लिए पहुंचे थे और उसी दौरान उन्होंने ये जानकारी दी है कि अब नए बनने जा रही इमारतों पर निर्माण की तारीख और एक्सपायरी डेट दोनों लिखना अनिवार्य होगा। ठीक है। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से संबंधित ये बड़ी खबर सामने आई, जिसमें पिपलौदी स्कूल हादसे के बाद उन्होंने नया जानकारी दी है। उधर डीडवाना में सरकारी उदासीनता और लापरवाही का एक नमूना देखने को मिला है। यहाँ एक नवजात की जान चली गई। आए दिन सिस्टम की नाकामियों से लोग जान गंवा रहे हैं। डीडवाना में एक दुखद घटना फिर घटी। जर्जर सड़क में एक गर्भवती महिला का शिकार हो गई हैं। रास्ते में ही उनका प्रसव हुआ। बच्चे को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। कुछ ही मिनटों में तुरंत जन्मे नवजात की मौत हो गई। एक मासूम नवजात खस्ता हाल और लापरवाह सिस्टम की भेंट चढ़ गया। डीडवाना जिले के नावा उपखंड क्षेत्र के खाखड़की गांव जाने वाली सड़क बेहद खस्ताहाल और जर्जर हो चुकी है। सड़क पर इतने गड्ढे पड़े हैं कि लोगों का यहां से वाहन चलाना तो दूर, पैदल चलना भी दुभर हो रखा है। मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा किस तरह से इस सड़क की स्थिति खराब हो चुकी है। आप देख सकते हैं सड़क से ये पत्थर निकल चुके हैं, झीकरा पूरा बाहर आ चुका है। इस सड़क पर इतने गड्ढे हैं कि लोग जब यहाँ से गुजरते हैं तो झटके लगने के कारण उनका पूरा शरीर जो है वो दर्द करने लगता है और उन्हें कई तरह की दिक्कतें उठानी पड़ती है। बीते दिन ही एक प्रसूता को खाखड़की गांव से एम्बुलेंस के जरिए नावा ले जाया जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही इस सड़क की वजह से इतने झटके लगे कि प्रसूता की बीच रास्ते में ही डिलीवरी हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन बच्चे को
अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका, उससे पहले ही बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के पिता हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि क्या पूरा घटनाक्रम था और किस तरह से बच्चे की जो है दुखद मौत हुई। क्या था पूरा घटनाक्रम? घटना यह था सर, मैं बताऊं कि देखो 3 बजे में उसका पेट देखने लगा। फिर मैं 3:30 बजे कॉल किया 108 गाड़ी को। वह बोला भाई रास्ता नहीं है। मुझको सर रास्ता क्यों नहीं है? मुझको रोड फूटी ओड़ी है, पर चलो कोई बात नहीं आ जाओ। बोला कोई उसमें कोई गलती नहीं है। वो आ गया टे, मैं बाहर काटे, मेरे घर से बाहर काट के नंदी खाड़ा का डाक के बाहर आ गया। बाहर आया, रोड पर आ गया तो रोड पूरी खत्म है, फूटी ओड़ी, पुड़िया सोड़िया भी फूटी ओड़ा है, सब है। फिर मैं डिलीवरी को गाल के गाड़ी में 108 गाड़ी में गाल के ले गया। आधे समय जाता जाता उसके डिलीवरी हो गई। होता ही फिर 1-2 किलोमीटर जाता ही एक लड़का खत्म हो गया हो जाता ना बच्चा, वो लड़का खत्म हो गया नावा जाता जाता। बस ये बात है। हाँ मतलब ये पूरा जो घटना हुई है खराब रास्ते की वजह से हाँ, हुई। रास्ते की वजह हुई है कि रोड भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, खड़ा देड़ा है बिल्कुल। नहीं तो टाइम पर गाड़ी आ जाती है तो मेरा बच्चा गाना जीता नहीं जीता है। बिल्कुल आपसे एक और यहाँ महिला है जिसकी भी कुछ दिनों पहले डिलीवरी हुई थी, हम इनसे भी बात करते हैं कि क्या था वो पूरा घटनाक्रम, किस तरह से इनके भी बच्चे की जो है वो मौत होगी। क्या था क्या बात हुई थी आपके साथ, पूरी बात बताओ। ये रास्ता की वजह। हाँ, क्या हुई बताओ। 1 महीना पहले बच्चा हुआ, फिर एम्बुलेंस ने यहाँ बुलाया, घर पर पुगी नहीं एम्बुलेंस रोड की वजह से। पानी बहुत भरा है बरसात होने की वजह से। घर पर पुगी ने डिलीवरी नॉर्मली हो गई थी घर पे, एम्बुलेंस पुगा जाता ना बच्चा खत्म हो गया ये रोड की वजह से। बहुत पानी भरे भेजे, मोटर से काय भी नहीं निकला, गाड़ी मोटर कुछ भी नहीं निकला, पैदल आदमी भी नहीं निकल पाए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की दुश्वारियों का इन लोगों को सामना करना पड़ता होगा। कल ही एक बच्चे की दुखद मौत हो गई इस खस्ता हाल सड़क की वजह से। बच्चे को सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका, जिसकी वजह से बच्चे ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं 1 महीने पहले भी एक प्रसूता की घर पे ही डिलीवरी हो गई और जब बच्चे को अस्पताल ले जाया जा रहा था तब उसकी भी मौत हो गई। तो ऐसा समझा जा सकता है कि कब तक ऐसे मासूम खस्ता हाल सड़कों की वजह से दम तोड़ते रहेंगे। ये सीधे तौर पर शासन और प्रशासन पर सवाल खड़े करता है। नवाशहर से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी। उधर पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वायुसेना प्रमुख ने आज एक बड़ा बयान दिया। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि हमारी सेना ने पाकिस्तान के 6 विमान मार गिराए। इनमें 5 लड़ाकू विमान थे, एक अवॉक्स टोही विमान भी शामिल था। वायुसेना प्रमुख ने यह भी जानकारी दी कि इस कामयाब ऑपरेशन के लिए सरकार की मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति भी पूरी जिम्मेदार है। रूस से खरीदा गया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेशन सिंदूर में गेम चेंजर साबित हुआ। साथ ही उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के लड़ाकू विमान भारतीय सीमा के आसपास भी नहीं पहुंच पाए। And that we did not lose any planes. Let him take it. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का, तो यहाँ बोलते। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ? ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कितने विमान गिरे? संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरने की कोशिश की। विपक्ष बार बार मोदी सरकार से ये सवाल पूछ रहा था कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ। आज भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने ऐसा खुलासा किया जिससे विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान वायुसेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान और एक अवॉक्स टोही विमान मार गिराया गया। The SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface to air kill that we can talk about. सरकार जो पहले से कह रही थी उसकी पुष्टि आज खुद वायुसेना प्रमुख ने कर दी। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने शानदार काम किया।
S-400 एयर डिफेंस सिस्टम गेम चेंजर रहा। पाकिस्तान के पास लंबी दूरी के ग्लाइड बम थे, लेकिन वो उनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं कर पाया क्योंकि वो हमारे एयर डिफेंस को भेद नहीं सके। भारतीय सेना की तैयारी इतनी जबरदस्त थी कि पाकिस्तान के मुरीद के और चकलाला में उनके कमांड सेंटर ध्वस्त हो गए। सुकूर में पाकिस्तानी ड्रोन हैंगर पूरी तरह तबाह कर दिया गया। भोलारी और जेकबाबाद में अमेरिकी लड़ाकू विमान F-16 का हैंगर तबाह हुआ। पाकिस्तान के एक अवॉक्स सिस्टम को भी हैंगर में नष्ट किया गया। We were able to get there at least 2 command and control centers in like Murid and Chaklala that I have shown you one of the pictures. At least 6 radars, some of them big, some of them small. 2 SAGW system that is in Nahor and Okara. Then of course runway at Sargoda and Rahimia Khan. 3 hangars that we attacked. One was of course Sukur, the UAV hangar, the Bholari hangar of AEWNC, and Jacobabad, the F-16 hangar. And we have indication of at least 1 AEWNC in that AEWC hangar and a few F-16s which were under maintenance there. ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर वायुसेना चीफ ने कहा कि सेना को इस ऑपरेशन के लिए खुली छूट दी गई थी। सेनाओं ने ही तय किया कि क्या टारगेट होंगे और उन्हें किस तरह हासिल किया जाएगा। If I can say what were the reasons for success, one which I can think of is that there was political will. I'm being very, very candid here, very open here, because I hear various versions of it. I think if I tell you something, people will have to believe, because I was there listening to everybody, attending every meeting. There was very clear political will, very clear directions which were given to us, and there were no kind of restrictions which were put on it. Many people have spoken somewhere. Unfortunately, everybody is speaking about it. कि कुछ ना कुछ मैं बोल दूंगा इस बारे में. So there have been talks about, was there any restriction? Were you kept constrained? If there were any constraints, they were self-made. We, the forces, decided what will be our rules of engagement. We, the forces, decided what will be the escalation ladder that we want to ride on. We decided how we want to control the escalation. So I want to make it very clear, there were no, I repeat, no restrictions on us. Full freedom was given to us to plan and execute. I must say that, that our attacks have been calibrated because we wanted to be mature about it. तो वायुसेना अध्यक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय राजनीतिक इच्छा शक्ति को बताया है, लेकिन विपक्ष ने कुछ दिनों पहले ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा के दौरान सरकार को घेरा था और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार के पास इंदिरा गांधी जैसी इच्छा शक्ति नहीं थी। वायुसेना चीफ के आज के बयान से विपक्ष को करारा जवाब मिला है। And that we did not lose any planes. Let him say, if he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का, तो यहाँ बोल दे। अगर चीफ डिफेंस स्टाफ ने ये बात कही कि हमारे लड़ाकू विमान गिरे हैं, तो लड़ाकू विमान तो गिनती के हैं, आज नहीं तो कल तो पता ही चल जाएगा कि कितने लड़ाकू विमान गिरे। प्लीज मां। तो सरकार को क्या दिक्कत है बताने में? सर 2 मिनट्स कि प्लीज 1 मिनट, प्लीज कंक्लूड 1 ओनली 2 मिनट्स लास्ट। 1 मिनट, 1 मिनट। कितने लड़ाकू विमान गिरे हैं और ये लड़ाकू विमान जो गिरे हैं ये क्यों गिरे, ये भी सरकार को बताना पड़ेगा। सिरोही से खबर आ रही है, पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में भूकंप के झटके आए हैं। 15 सेकंड से ज्यादा समय तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। माउंट आबू के ओरिया, अचलगढ़, सालगांव में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मुख्य बाजार, नक्की झील समेत कई अन्य स्थानों पर झटके महसूस किए गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त माउंट आबू से। सिरोही में पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में भूकंप के झटके 15 सेकंड से भी ज्यादा समय तक महसूस किए गए हैं। ओरिया, अचलगढ़, सालगांव के इलाकों में, मुख्य बाजार में, नक्की झील के पास कई स्थानों पर झटके महसूस हुए हैं। बड़ी बात है, 15 सेकंड से ज्यादा वक्त तक
ये झटके महसूस किए गए। साकेत गोयल सिरोही से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, देंगे ज्यादा जानकारी। साकेत, क्या हुआ था, क्या अपडेट है? जी, सिरोही जिले के माउंट आबू, आबू रोड, सरूगंज सहित जिले में विभिन्न स्थानों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये झटके करीब 15 सेकंड तक महसूस किए गए हैं। 9:03 पर ये झटके महसूस किए गए हैं, जिसके बाद लोग डर कर अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। कई जगह हिलती हुई देखी गई। आपस में लोगों में अभी भी डर का माहौल है। लोग एक दूसरे को फोन करके कुशलक्षेम पूछ रहे हैं। करीब 15 सेकंड तक लगे इन झटके से लोग अभी भी दहशत में यहाँ देखे जा रहे हैं। ठीक है साकेत, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। साकेत गोयल रिपोर्ट कर रहे थे खबर पर भूकंप के झटके महसूस किए गए माउंट आबू में। खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, फिलहाल छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहे हैं।